Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और इस बार का जो लोकसभा का जो मतदान हो रहा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बीजेपी के ऊपर मुद्दा ऊपर आया है, वो है बॉन्ड का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर जो भाजपा है उसने इतना बड़ा घोटाला किया है, यूं कहे कि घोटाला नहीं, घोटालों का भंडारण है। इसके अंदर से जितनी कंपनियों ने भाजपा को फंड दिया, भाजपा को जो डोनेट किए पैसे, उनके अंदर से इनके द्वारा ये स्कीम बनाई गई थी और अदर पार्टियों को इसकी खबर भी ना लगे, ऐसा इन्होंने सिस्टम तैयार किया है, ऐसा इन्होंने स्कीम तैयार की और कंपनियों के बिजनेस वालों के माध्यम से ये पैसा लेते। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को चंदा चाहिए होता है, तो इनका एक मॉडल था, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर मुझे चंदा नहीं दिया तो फिर मैं ईडी का फंदा दूंगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर क्योंकि सब इन्हीं के कंट्रोल में, चल ही इन्हीं के कंट्रोल में रहा है। तो अभी इनका एक मुद्दा चल रहा है भैया कि 400 पार, तो 400 पार की इनकी बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है। कहते हैं कि भैया हम राम को लाए हैं। भाई राम को तुम नहीं लाए हो, राम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम उनकी वजह से आए हैं। अब ये कुछ राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां है जो उनका क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अब ये खुद राम के बदौलत आ रहे हैं इस लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के अंदर। अब भैया ये तो जा रहा है, ये चुनाव तो जैसे भी करके जो डिक्टेटरशिप है ये देश के अंदर अगर चाहेंगे तो कर देंगे इनेबल, क्योंकि सारा कुछ चीनी का है। जब तक देश को सब मालूम चलेगा, देश को सब कुछ जागरूकता होगी, शिक्षा होगी, तब तक ये बहुत आगे जा चुके हैं। थोड़ी इम्परफेक्शंस हो गई थी। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और ऐसे कई देश है जहां पर डिक्टेटरशिप जो है लागू हो चुकी है, वहां पर डिक्टेटरशिप इनेबल हो चुकी है। यानी एक ही पार्टी का, दल का, एक ही राजा का वहां पर तानाशाही चलना, उसी को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। हमारे देश के अंदर भी अगर कोई कॉम्पिटिटर है, कोई सामने वाला अगर खड़ा हो रहा है तो उसे मौका दे। अब है कौन? एक आम आदमी पार्टी है जिसको सभी को जेल में डाल दिया, उनके जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता लोग हैं। कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर। कांग्रेस है जिसके अंदर राहुल गांधी है, वो कुछ जानते समझते हैं, उनकी नजरों के अंदर तो जैसे कुछ है ही नहीं। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। Wait a minute. Who are you? आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद प्रधानमंत्री समझते हैं ऐसा। अब ये बाबा रामदेव देखो, इनकी क्या लगी पड़ी है भाई। 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए,
इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। इनकी तो अलग अलग ही पड़ी है, क्योंकि इन्होंने तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी पूंछ पकड़ रखी है। इनका तो चंदा धंधा मॉडल उसी से चल रहा है। तो एक पक्ष को आंख बंद करके सही कह देना भी अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए सवाल कीजिए, आप वर्तमान सरकारों से सवाल कीजिए। अगर आप सवाल ही नहीं कर रहे हैं तो आप एक आंख बंद करके उस चीज़ पर भरोसा कर रहे हैं जहां पर किसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है। Wait a minute. Who are you? आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनचंद करमचंद 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। दरअसल मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। कुछ भी आंख बंद करके आप किसी भी, मैं आपको बोलूँ कि चलो आप कोई जान पहचान का नहीं है आपके, उसको आप 10,000 रुपये दे दो, तो क्या दे दोगे आप उसको? नहीं दोगे ना। वहाँ पर आप भरोसा देखोगे। तो जब आप मत करने जाते हो, अपना वोट देने जाते हो, तब क्यों आंख बंद करके कि भैया हमारे तो सदियों से वही वोट चला रहा है। 2014 में देश को कांग्रेस के करप्शन और उसके परिवारवाद से सबसे ज्यादा खतरा था। 2019 में देश को खतरा था जिहाद से। लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, थूक जिहाद, भूत जिहाद, लव जिहाद, गजवाए हिंद, असवर, यू गेट माई पॉइंट। और 2024 आते आते देश पर फिर से खतरे का मंजर मंडरा रहा है। लेकिन इस बार ना ही कांग्रेस ना ही जिहाद सबसे बड़ा मसला है। इस बार देश को खतरा आने वाला है एंटी इंडियन फोर्सेस, अर्बन नक्सल, कल्चरल मार्क्सिस्ट, वोक एलिमेंट्स। और जाहिर सी बात है कि एक ही सुपरमैन, एक ही शक्तिमान, एक ही छप्पनेश्वर हमें इस आपदा से बचा सकता है। कौन है हमारे देश का नया रावण? सदियों से वही हमारी तो जो है हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वोट आप या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को दो या किसी एक पर्टिकुलर चेहरे को दो। आप वोट उसको दो जो आपको लगे कि ये मेरे मत के, मेरे वोट के काबिल है, ये क्षेत्र के लिए, देश के लिए करेगा और एक बेहतर लीडर है जो अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और देश हित के अंदर कार्य करेगा सभी के लिए। आप उसके पर जागरूकता से तो कीजिए। ये नहीं कि भैया अंध वक्त किसी ने भी कुछ भी कह दिया, बस आप लगे पड़े हो बिना उसके सोचे विचारे, कुछ भी चीज़ों को जाने। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, इसके ऊपर तो भैया बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है और आप बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी है वो दूध की धुली हुई है। बाभारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड है, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो दूध का धुला है। नेता तो अगर नेतागिरी में आ गए हो तो समझ लो कि आपके ऊपर कीचड़। और वैसे इनका तो जो है, इनका तो चुनाव चिन्ह कमल है। तो भैया ये कमल को खिलाने के लिए चाहे इनको पूरे देश के अंदर, चाहे पूरा देश इनको कीचड़ करना पड़े, क्योंकि इनको तो अपना कमल खिलाना है। फिर से कमल खिलाएंगे, राम के दुश्मन जाएंगे, नरक में सारे ढोंगी है मोदी मोदी, कौन है मोदी मोदी। तो क्या भैया आपके कमल को खिलाने के लिए मैं पूछता हूँ कि सत्ताधारियों, आप पूरे देश को कीचड़ करना चाहते हो क्या अपने कमल को खिलाने के लिए? तभी आपका कमल खिलेगा। जब तक कीचड़ होगा नहीं तब तक कमल खिलेगा नहीं। तो ऐसा तो मत करो। आपको अगर सही करना है तो जैसे अभी राठी और भाटी, दो युवा इतने सशक्त शक्ति से खड़े हुए हैं देश के हित के अंदर, आप फॉलो कीजिए उनको। एक नाम मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो देखिए आप, ध्रुव राठी का, जो यूट्यूबर है। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर।
मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। और एक विधायक की ही पोस्ट से आगे जा रहे जिन्होंने पूरे देश के अंदर, उनका नाम रविंद्र सिंह भाटी, पूरे देश के अंदर जोश भरा हुआ है। उन्होंने देश के युवाओं के अंदर जोश भरा। यंग युवा है, मैं तो फैन हूँ भाई उनका। कांग्रेस और बीजेपी में भी हिंदू मुस्लिम को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। इस बीच रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान हम आपको पूरा सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या कुछ कहा है, उसे गौर से सुनिए। अरे भैया मैं छोड़ने के लिए आया हूँ, ये भैया ना बेड़ा लेने वास्ते आयो हाँ, तेरे भाईचारे ना ले बैन आयो हाँ, तेरे लोगों रा मान और सम्मान रा वास्ते लड़न आयो हाँ। मैं मेरा जीवन में मेरा कभी तोड़ नहीं राजनीति। आज तमाम 36 कौम रा लोग बैठा है, मेरा मुस्लिम भाई बैठा है, वो तमाम लोगों ना कहना चाहूँ, मैं लोग 7 पीढ़ियां में न सके भाई वाली गले रहा हाँ, और जीवन भर ये भाईचारे ना कायम ना करना भाई रविंद्र कर से है, ये चीज जिम्मेदारी आपना दे। कई सारा मन खपे कि माटी कांकरी करेंगे ना तोड़ा। अरे साहब तोड़ने की राजनीति तो थे हमें साफ करना आया हो, पर ये बार रविंद्र थाना तोड़न को नहीं दे। वो दावे रे भेड़ो का, वो विश्वास रे भेड़ो का, ये तमाम भाइयों ना भेड़ो ले बैन री जिम्मेदारी थारो भाई छोटो रविंद्र ले तो ये चीजों बादो म्याड़ा आप रहो, म्याड़ा घर रहो। म्याड़ी आज उम्र 26 साल हुई है, वो 50 साल एक काटीस। म्याड़ा जितना भी मोटियार है, म्याड़ा हम उम्र है, उम्र बेड़ी मिला उम्र काटनी है। मिना विरासत रे मीना जो भाईचारो मिना जो प्रेम मिलो है, ये ना आगे तक ले जाऊं जिम्मेदारी म्याड़ी है, और मुझे आगे तक ले बुलो तो आने वाली पीढ़ी कह से कि साहब हमारा बड़े राता जो सपूत रहा, जो ये भाईचारे ना ले वो ये मंत्र माध्यम ना हुआ जसवंत सिंह जी ना याद करी जिका ये भाईचारे ना ये प्रेम ना लेर बुआ वो दावे भेड़ों का, वो विश्वास रे भेड़ों का, वो भाईचारे ना आखिरी दम तक लेर भाई तेज कदे हिंदू और मुस्लिम रे बीच में कदे फर्क को नहीं आवड़ दे। ये चीज बात म्याड़ा बगाते वोटर को नहीं हो, म्याड़ा आप रा लोग हो, म्याड़ा परिवार रा लोग हो। चुनाव आता जाता रहे, पर साहब आप सब और मान और सम्मान म्याड़ी प्राथमिकता है। आज रा तारीख भी ना जे देश दुनिया रे मीरा अलग अलग तरीके रो माहौल बनेड़ो है, हुए रे दूसरी तरफ सेव और बाड़मेर जैसलमेर एकमात्र जगह है जे आज भी भाईचारों कायम है, आज भी भाईचारों कायम है। ये भाईचारा ना आगे ले बढ़ू अपनी जिम्मेदारी है को नहीं है, और आपे नहीं ले बेसा तो ले कौन बेसे। इतने यंग युवा है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, जिनका चुनाव चिन्ह सेव चुनाव चिन्ह उनका, तो भैया वो तो बिल्कुल ही ठंडे हैं, बिल्कुल ही ठंडे। तो उनको तो आपको साथ देना चाहिए। अगर आपके यहाँ उनका भी चुनाव चिन्ह आता है तो रविंद्र सिंह भाटी को मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप उनको वोट दो, क्योंकि जब तक नए कॉम्पिटिटर नए लीडर्स खड़े नहीं होंगे तब तक विकास जो है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष के अंदर ही। अभी इतने घोटाले हुए हैं, इतने घोटाले हुए, कौन सा विकास करा दिया इन्होंने? कितनी योजना चला दी इन्होंने? कितना ही देश का नाम उठा दिया इन्होंने? कितने ही मंदिरों का सही निर्माण करा दिया इन्होंने? कितनी सड़कें सही करा दी इन्होंने? कितने ही जो गाँव के अंदर जो इनकी नल जल योजना चल रही है वो सफल तरीके से चल पा रही है। तो नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी देश है ना, ये
ये देश किसी एक पर्टिकुलर शख्स का नहीं, और आपको तो इतने अंधभक्त बेटे भैया, कोई देवता मान रहा है। कि अभिमान करो तुम मोदी पे, अभिमान करो तुम मोदी पे, वह नारियों का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप है। कोई का तो आप ही सब कुछ हो, कोई का तो पिता ही हो, किसी के बाप हो, किसी की माँ हो, किसी के भाई हो, किसी के क्या हो, किसी के क्या हो, किसी के ताऊ हो, सभी के बने जा रहे हो, बने जा रहे हो, बने जा रहे हो। अंध विश्वास है आपके ऊपर ये लोगों को इतना कि आप जो है, आप जैसा बेहतर लीडर पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये इतने घोटाले हुए हैं, अब ये घोटाले अगर आप सही थे तो ये कैसे हुए? अब इन घोटालों का जिम्मेदार कौन है? इतना जो गरीब जनता का पैसा आप लोगों ने अपनी खुद की पार्टियों के लिए, अपनी खुद की सत्ताओं के लिए, अपने खुद के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपनी पार्टियों का प्रचलन और प्रचार बढ़ाने के लिए जो इतना चंदा धंधा इकट्ठा किया है, ये गरीब जनता का ही तो पैसा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का और कुछ जर्नलिस्ट का हम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो ये इतना बड़ा स्कैमों का घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। निर्मला सीतारमण है, उसके हस्बैंड बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम घोटाला है। पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये मिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं। Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. घोटालों का भंडारण है ये। कोरोना की दवाई में घोटाला नहीं छोड़ा आपने। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी थी। खराब क्वालिटी दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहोगे? देश में कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्सिंग स्टाफ से। कॉल पर इन्हें बताया जाता है कि 2 पेशेंट्स में बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। जितेंद्र पाल ने देखा था सेम चीज हो रही थी लाइफलाइन हॉस्पिटल के 4 पेशेंट्स के। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और वाराणसी का आशीर्वाद एनेपेक्स हॉस्पिटल। हमारी सरकार देश की फिक्र करती है, देश के लोगों की फिक्र। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये गलत है, ऐसी चीजें डीक्रिमिनलाइज नहीं की जानी चाहिए। कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे, उन्हें तो बीआरएस ने राज्यसभा की सीट भी दे दी। आयुष्मान के अंदर घोटाला नहीं हो रहा है आपके, कहाँ घोटाला नहीं हो रहा है आपके? पेंशन में घोटाला हो रहा है आपके यहाँ, आपकी हर स्कीम के अंदर घोटाला है। इतने घोटाले आपके गिनाते गिनाते मेरे को ना वीडियो कम पड़ जाएगा, मेरे को अगले पार्ट बनाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नारा देने वालों का काला चिट्ठा सीएजी ने सामने रख दिया है। बावजूद इसके लाल किले से देश का पंत प्रधान धड़ल्ले से झूठ बोलता रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में सनी बीजेपी पर पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। लाल किले की प्राचीर से मोदी देश की आंखों में धूल झोंक गए। हकीकत तो यह है कि भाजपा और भ्रष्टाचार का दामन चोली का साथ है। नदी के 2 किनारों की तरह दोनों साथ साथ चलते हैं। जब से सीएजी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार का पिटारा खोला है, पीएम मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। बोलते वक्त उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है और कहां चुप रहना है। मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। अब सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि सीएजी ने भाजपा के किन 7 भारी भरकम घोटालों का पर्दाफाश कर दिया है। सबसे पहले बात भारतमाला प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 70 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी थी। इसके लिए CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फंड जारी किया, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करते हैं। फंड देने के साथ साथ पीएम इसके खर्चे की भी निगरानी करते हैं। 15 करोड़ 37 लाख रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनानी थी। इन लोगों ने इस रकम को बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। बड़े पैमाने पर बिडिंग प्रक्रिया में धांधली हुई। इसके बाद आता है द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला, जिसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी, लेकिन 18 करोड़ के बजाय
1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ के खर्च को मंजूरी दे दी गई। गजब है भैया, सड़क में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़ दिए कि 18 करोड़ में बनने वाली सड़क 250 करोड़ में बनी। फिर होता है टोल घोटाला। सीएजी ने रैंडमली 5 टोल प्लाजा की जांच की तो पता चला कि टोल के नाम पर जनता को 132 करोड़ का चूना लगा दिया गया। सीएजी ने जो टोल चुने थे उनमें से 3 टोल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। नियमों के मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन टोल प्लाजा पर 75% की छूट रहती है। बावजूद इसके एनएचएआई ने आम जनता की जेब पर डाका डाल दिया। फिर पोल खुली मोदी जी की भारी भरकम योजना आयुष्मान भारत योजना। सीएजी की जांच में पता चला कि मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज कर रही है। इस कदर का फर्जीवाड़ा कि एक ही नंबर से लाखों लोग योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड हैं। 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में 250 लोगों को एडमिट दिखाया गया। 450 मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अस्पताल लाया ही नहीं गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख की राशि क्लेम कर दी गई। 8081 मरीजों का एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा किसकी जेब में रहा था। 5वां है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घोटाला। भाजपा ने भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ा। सीएजी ने अयोध्या में जारी स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया, जिसकी रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का गलत तरीके से लाभ दिया गया। गजब हाल है, धर्म की राजनीति करने वालों ने भगवान के साथ भी खेल कर दिया। इसके बाद सीएजी ने बताया कि वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलने वाले पेंशन योजनाओं का पैसा भी मोदी सरकार डकार गई। गरीबों का ये पैसा बीजेपी ने अपनी छवि चमकाने पर उड़ा दिया। मोदी सरकार ने इन पैसों से 19 राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़ा के होर्डिंग लगवा दिए। और आखिर में सीएजी ने एचएएल में डिजाइन और निर्माण में खामी को लेकर भी मोदी सरकार की गड़बड़ी पकड़ ली। एचएएल पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप हैं, जिसकी वजह से 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा के भ्रष्टाचार की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताने में कई घंटे बीत जाए। जो गरीबों को दी जाने वाली अरबों रुपयों की योजनाओं का पैसा खड़े खड़े डकार जाते हैं, मुर्दों का इलाज करते हैं, विकलांगों के हिस्से का पैसा खा जाते हैं, वो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। शर्म, हया, गैरत सब बेच दी। अपने पद की गरिमा का थोड़ा तो ख्याल रखिए मोदी जी। आज इस देश की असलियत ये है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ 2 बातें करते हैं, हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार है। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। ठीक है, इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया। ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस पे कार्रवाई की थी उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा,
बनाने वाले से चंदा लिया। ये जोजिला टनल थी, इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया। टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। और ये देश है भैया, जब भी बात आती है चुनाव की, जब भी बात आती है हिंदुत्व की, तो बस आप अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी का इतना बड़ा बोर्ड चला रखा है आपने ट्रेंड। क्यों हिंदुओं को टारगेट करने पे लगे हो? क्यों देश को एक अलग सेंसिटिव चीज के अंदर डाल रहे हो? देश को एक भड़काऊ चीज के अंदर डाल रहे हो? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल। देश को एक अलग ही तरीके से वो महसूस करा रहे हो। आप सेफ नहीं हो। क्यों नहीं हो भाई? सब सेफ ही तो है। कौन सेफ नहीं है? आप बस आपका जो खुद का एजेंडा है वो सेट करना चाहते हो कि बस हमारा जो एजेंडा है वो फिट रहना चाहिए, विपक्ष को हम खड़ा ही नहीं होने देंगे, और अगर होगा भी तो फिर उनके ऊपर ईडी या किसी और अन्य तरीके की जो कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। कि आरोप लगाते हैं। कल मैं बता देती हूं, अगर बघेल जी ने कह दिया ना कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो कह देंगे कि ये सबसे ईमानदार इंसान है, क्योंकि जो उनके पास जाता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो सिलसिला आप देख लीजिए। क्रोनोलॉजी कहते हैं ना ये लोग, क्रोनोलॉजी। मैं बता रही हूं क्या क्रोनोलॉजी होती है। वो देखते हैं कि एक नेता अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरी दल पार्टी में है, विपक्ष में है, देखते हैं कि ये सक्षम नेता है, उस पर आरोप डालते हैं। आरोप डालते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है, केस डालते हैं, छापे मारते हैं, तंग करते हैं पूरे परिवार को, उनको दबाव डालते हैं कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, भाजपा में। वो बेचारा दबाव में आ जाता है, शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल हो जाता है, सारे केस खत्म। और कंपनियों का चंदा धंधा मॉडल जब तक हमको मिलता रहेगा, हम उनको धंधा देते रहेंगे और वो हमको चंदा देती रहेगी कंपनियां, और हमारी जो पार्टियां हैं वो चलती। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी टाइम थी कोई भारतीय जनता पार्टी, कि आज वो है? बिल्कुल आत्मा कुचल दी गई है। आपके में कई ऐसे जो वीडियो है, कई प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पर आपने बोला है कि भारत देश है वो आत्मा से चलता है, ना कि संविधान से चलता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। अब देखेंगे अब जो आपका 400 पार का जो एजेंडा है वो भी हो जाएगा पूरा। देखते भारत के अंदर क्या करते हो आप। भाई पहले तो मैं खड़ा होने की पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाऊंगा वहाँ तक। भले ही मैं अभी खुद के पैरों पर खड़ा हूँ, लेकिन डिजिटल चीज़ों तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा जहाँ तक मुझे अभी वर्तमान स्थिति में पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन 2029 के चुनाव की आज से ही शुरू है तैयारियाँ। इस बार तो ले जाओगे बाजी, अगली बार तो फिर तो तुमको विपक्ष को खड़ा करना ही पड़ेगा ना, या फिर खुद ही चला लोगे पूरे देश को। तो ऐसा जिस भी देश के अंदर होता है जहाँ पर एक ही पक्ष होता है वहाँ पर तानाशाही हो जाती है, और जिस देश के अंदर तानाशाही हो जाती है ना, फिर उस देश का कुछ नहीं होने वाला है, फिर आपको उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ और सवाल करना शुरू करो। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो आपका कितना ही बेहतर नेता हो, कितने अच्छे सत्ताधारी हो, ये किसी के नहीं होते। जब बात देश की आए ना, तो सभी जाति धर्मों को सबको एक साइड रखकर अपना मत देश हित में दीजिए कि जो मैं ये वोट देने जा रहा हूँ, ये वोट मेरा कितना 5 साल के लिए जो जिस पार्टी को, जिस लीडर को मैं दे रहा हूँ, वो कितना करेगा मेरे लिए काम, मेरे क्षेत्र के लिए काम, मेरे ज़िले के लिए काम, मेरे देश के लिए काम। तो उस हित में वोट कीजिए, क्योंकि आपका जो एक वोट है ना, वो बेशकीमती वोट है, वो वैल्यूबल वोट है। उसे आप एरा गेरा ना समझिए, कुछ 1000 दो 5000 रुपये के चंद पैसों के लिए ना बेचो, और उसे एक सही जगह पर दो, लेकिन वोट जरूर दो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मैंने कई 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आप इनको स्टेप बाय बिल्कुल देखिए कि ये है क्या और किस तरह ये काम कर रहा है। और जो भारत देश आत्मा का है वो आधार पर आके रह गया।
पहले बोलते थे प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कि भारत देश आत्मा से चलता है। भारत देश संविधान से पहले आत्मा से चलता है, भारत देश आत्माओं का देश है। तो फिर ये आत्मा से आधार पर कैसे आ गया? राम भारत की आत्मा है, तो फिर राम भारत का आधार कब से हो गया? राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। हाँ बिल्कुल आधार है, लेकिन आत्मा भी तो है, उसको क्यों कुचल रहे हो? मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल कि इस देश के अंदर अगर आपको विकास कीजिए, लेकिन विश्वास को कुचल कर नहीं, आप हर किसी का विश्वास कुचल कर विकास को दौड़ाए जा रहे हो, को आप इतने 1 लाख लीडर्स होंगे आपके करीब करीब, जिनकी जो आपका पूरा सामूहिक दल है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, 1 लाख से ऊपर ही होंगे, लेकिन कुछ चंद चेहरे ही हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इस समय का, इस वर्तमान स्थिति का, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव किया जा रहा है। कई विधायक ऐसे हैं, कई सांसद ऐसे हैं जिनकी छवि कुछ नहीं है, जो शिक्षित भी नहीं है, जिन्हें वहाँ जानते तक नहीं है लोग, लेकिन उनका जो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा फिट कर दिया। फिर आगे चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है? मोदी के चेहरे पर। पूरे देश के अंदर मोदी का एजेंडा फैला दिया गया है। एक ऐसा आपको है ना उसके अंदर डाल दिया गया है जिसके अंदर से आप ये तक नहीं समझ पाओगे कि बाकी चल क्या रहा है देश के अंदर। देश पूरा बेच दिया गया है, देश पूरा खोखला कर दिया, पूरा तानाशाही की तरफ जा रहा है, देश एक पर्टिकुलर सत्ताधारी की तरफ खिंच गया है। ईडी, जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं कि भैया ये तो कम से कम सिक्योर तरीके से काम करेगी, आम नागरिक के हित में काम करेगी, लेकिन सभी को एक ही लाइन के अंदर लगा दिया गया है, एक ही सत्ताधारी के लाइन के अंदर लगा दिया गया है कि ये पर्टिकुलर बस एक ही डायरेक्शन में काम करेगी और उनका कंट्रोल भैया हमारे पास रहेगा। और जब ये कंट्रोल खुद के हाथ में करना चाहते हैं तो क्या ये सही है? मीडिया वालों को इतना पैसा देकर हम लोग करने नहीं है, मतलब प्रचार करने के लिए हाथ जोड़ के गिनती कर रहा हूँ। क्यों? ऊपर वाला ऑफिसर्स कोई हम लोग के पास सुन रहा नहीं, कष्ट उठा रहा है, इतना पूरा हम लोग तो धरना कर रहा है, लेकिन कोई नेशनल टीवी इसका पीछे सामने नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधि जो भी खड़े हैं, क्या मेरी आवाज़ उनके तक पहुंच ही नहीं रहे? क्या इनको आप मेरे को देख ही नहीं पा रहे? मैंने देश की सेवा किया, मैंने गुनाह किया, मेरे को आज लग रहा है मेरे बच्चे ने क्या गुनाह किया। जब विपक्ष को खड़ा नहीं होने दे रहे हैं, जब आम जनता को कोई जानकारी नहीं है, ऐसी ऐसी स्कीमें योजना निकाल रहे हैं, तो क्या ये एक सही लीडर माने जा सकते हैं जो देश को एक बेहतर दिशा में लेकर जा रहे हैं? ये पूछ रहे हैं, मतलब सवाल आपसे, इनका आप जवाब दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के भैया बहुत सारे मैंने ऐसे देखे अंधभक्त है भाई साहब, तो हर समय आपको ये विचार करना होगा कि देश किस तरफ जा रहा है, क्या देश सही दिशा में जा रहा है। अगर ये सवाल यूट्यूबर, लीडर्स या जितने भी समझदार व्यक्ति है वो नहीं करेंगे तो करेगा कौन?
आज मैं जागरूकता का मैसेज नहीं फैलाऊंगा, जो जितने मुझे शिक्षित है, जितनी मुझे जानकारी है, वो मैं लोगों को नहीं बताऊंगा तो बताएगा कौन? अगर मैं नहीं तो कौन? ये सवाल जब मैं खुद से पूछता हूँ ना, तो देश के लिए जिम्मेदारी मेरी बाहर व्यक्ति है, वो नहीं करेंगे तो करेगा कौन? आज मैं जागरूकता का मैसेज नहीं फैलाऊंगा, जो जितने मुझे शिक्षित है, जितनी मुझे जानकारी है, वो मैं लोगों को नहीं बताऊंगा तो बताएगा कौन? अगर मैं नहीं तो कौन? ये सवाल जब मैं खुद से पूछता हूँ ना, तो देश के लिए जिम्मेदारी मेरी। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मानकर करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, नहीं है फिर किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीतिक उद्देश्य चला जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद करें। लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितैषी बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से चलाया जा रहा है। 9 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।